स्वागत है दोस्तों रेशमी की हिंदी कहानियों में। आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए सौदे की शादी का 61-70 एपिसोड जो इतने ही लिखे हुए हैं। फिलहाल ये स्टोरी आगे नहीं लिखी है और मेरा मन भी नहीं है आगे लिखने का, क्योंकि मेरी ये स्टोरी कोई चोर रहा है प्रतिलिपि से। अगर किसी को मेरी स्टोरी किसी दूसरे चैनल पर दिखे तो मुझे आकर बता देना। चलिए स्टोरी शुरू करें। 61। जैसे ही नील सिया की बात सुनता है तो उसकी आंखें एकदम हैरान सी हो जाती है और वो उसी हैरानी से सिया को देखने लगता है। ऐसे मत देखो नील, मुझे ऐसे देखने से अच्छा होगा तुम अपने प्यार के लिए कोई स्टैंड लो, उसके लिए लड़ो, उसे वापस हासिल करने की कोशिश करो। तुम ऐसे ही अपने प्यार को नहीं छोड़ सकते हो, तुम्हें लड़ना होगा नील अपने प्यार के लिए, अपनी नीलू के लिए। वो खुश नहीं है नील, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। से इंसान के साथ अगर वो खुश होती तो उसकी आंखों में आंसू और बदन पर जख्मों के निशान ना होते। अगर वो ठीक होती तो उसके पैर चलते हुए लड़खड़ा नहीं रहे होते हैं। वो इंसान उसे फिजिकली टॉर्चर कर रहा है नील, वो उसे टॉर्चर कर रहा है। हमें नीलू को उस नर्क से निकालना होगा और हमारे पास तो अच्छा मौका भी है उस अंश सिंघानिया से नीलू को दूर करने का। नीलू अभी 18 की नहीं हुई है और उसे 18 की होने में अभी पूरे 1 महीने बाकी हैं, और हम अगर ये बात पुलिस को बता दें अंश सिंघानिया की शादी एक माइनर लड़की से हुई है तो पुलिस खुद ही उस अंश और नीलिमा की शादी कैंसिल कर देगी। और इतना ही नहीं, उस अंश सिंघानिया को जेल भी जाना पड़ सकता है उसके पूरे परिवार के साथ, और ऐसा हुआ तो सारे सिंघानिया कभी भी किसी को भी अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, ना ही उनकी इज्जत बनी रहेगी। और ऐसा हुआ तो उन्हें पता चलेगा किसी लड़की की इज्जत के साथ खेलने का अंजाम क्या हो सकता है। सिया नील को समझाते हुए बोली, क्या ये सही रहेगा? नील कंफ्यूज सा बोला, हाँ ये सही रहेगा, वैसे भी प्यार और जंग में सब जायज होता है और ये डायलॉग काफ़ी फेमस है। ठीक इस डायलॉग की तरह है, अब तुझे अपने प्यार को हासिल करना होगा और हम कल ही नीलू के घर जाएंगे और उन लोगों को प्यार से समझाएंगे नीलू को छोड़ दे, उस रिश्ते से आज़ाद कर दे। अगर वो लोग नहीं माने तब हम पुलिस के पास जाएंगे, मगर अभी तू खुद को शांत कर सिया, नील को समझाते हुए बोली। ठीक है सिया, तू जैसा बोल रही है मैं वैसा ही करूँगा। मैं अपनी नीलू को उस नर्क से आज़ादी दिलाने के लिए और उस अंश सिंघानिया से अलग करने के लिए कुछ भी करूँगा, मगर मैं उसे वहाँ पर ऐसे घुट घुट कर रहने नहीं दूंगा। नील अपनी आंखों में जुनून लिए हुए ही बोला। अगली सुबह अंश आज सुबह ही काफी जल्दी ऑफिस निकल गया था। यहाँ तक उसने नीलिमा के जागने का या उससे बात करने का इंतजार भी नहीं किया और वो सुबह ही घर से निकल जाता है बिना किसी को कुछ बताए ही। सारे घर वाले भी जाग चुके थे, सभी थोड़े दुखी भी थे। अभी सारे घर वाले नाश्ते के लिए बैठे ही थे, उतने में ही सभी के कानों में एक तेज आवाज पड़ती है, नीलू नीलू कहाँ है तू? नीलू बाहर आ, देख कौन आया है। नीलू नीलू। जैसे ही ये आवाज़ सभी के कानों में पड़ती है ठीक वैसे ही सारे घर वाले हैरान हो जाते हैं और उसी हैरानी के चलते वो सभी अपनी चेयर से उठकर हॉल में आ जाते हैं। कौन हो तुम बेटा और इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? दादी माँ सामने खड़ी एक लड़की को देखकर बोली, मैं कौन हूँ इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए दादी जी, बस इस बात से मतलब रखिए मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। सिया उन सभी सिंघानिया को घूर कर देखते हुए बोली, तुम तो कुछ जानी पहचानी लग रही हो। मिस्टर सिंघानिया सिया को देखकर बोले, आई डोंट नो, मैं यहाँ पर अपनी दोस्त के लिए आई हूँ, मुझे नीलू से मिलना है और मैं उसे अपने साथ ले जाने आई हूँ और साथ लेकर ही जाऊंगी। सिया वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को एक नज़र देखकर बोली। सिया के बोलने की टोन कुछ ऐसी थी कि जैसे उन्हें इन सिंघानिया से काफ़ी नफरत हो। तो सिया की बात सुनकर सारे एक दूसरे को देखने लगते हैं। अगर तुम नीलिमा की बात कर रही हो तो तुम अपनी दोस्त से मिल सकती हो, हम अभी नीलिमा को बुला देते हैं। स्वाति सिया को देखकर बोली, एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पर बैठने या किसी से बात करने नहीं आई, मैं तो बस अपनी दोस्त को लेने आई हूँ और उसे यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए लेकर जाऊंगी, आप सबसे और इस घर से दूर, एक ऐसी जगह जहाँ जाकर वो हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। इस घर की तरह नहीं जहाँ पर उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम ही न ले और वो बस डरते हुए ही रहे। सिया ये सारी ही बातें कुछ इस तरह से बोलती हैं जैसे सारे सिंघानिया मुजरिम हो, जालिम शैतान हो, जहाँ से वो एक मासूम को लेकर जाना चाहती हैं। ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? दादाजी हैरानी से बोले, वही जो आप सबने सुना, मैं अपनी दोस्त को यहाँ से लेकर जाऊंगी, दूर, इतनी दूर कि आप सबकी परछाई भी उसके पास ना आए। बहुत हुआ आप सभी का जुल्म पर, अब और नहीं कहा है। नीलू उसे बुलाकर लाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी और आप सब पर केस फाइल करूंगी। आप लोगों ने मेरी फ्रेंड की जबरदस्ती शादी करवाई और अब उसे कैद कर रखा है। सिया गुस्से से चिल्लाई।
बस बहुत हुआ लड़की अब और नहीं, नीलिमा इस घर की बहू है और वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी। स्वाति गुस्से में सिया से बोली। अच्छा तो आप मुझे रोकोगी और कैसे रोकोगी? क्या मैं जान सकती हूँ और किस बेस पर रोकोगी आंटी? जब आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए आपके बेटे और मेरी दोस्त दोनों की शादी मान्य नहीं अमान्य है। मतलब एक नाबालिग लड़की से अपने बेटे की शादी कराना कानूनी जुर्म है और आप सबने इस जुर्म को किया है। और अगर आप में से किसी ने भी मुझे यहाँ से नीलू को ले जाने से रोका या उसे जाने नहीं दिया तो आप सब पर केस फाइल होगा, समझे आप सब? सिया जोर से चिल्ला कर बोली। सिया की बात सुनते ही सारे लोग हैरान हो जाते हैं और डर से भी जाते हैं। 62 क्या हुआ? अब आप सब चुप क्यों हो गए? अब कुछ बोलना नहीं आ रहा है आप सबको? सिया बड़े ही घमंड के साथ बोली। सिया की बात सुनकर किसी को समझ नहीं आता वो क्या बोले, तभी सभी के कानों में एक आवाज पड़ती है जो किसी और की नहीं नीलिमा की ही होती है, जो सीढ़ियों से नीचे आते हुए ही बोली। ये तुम क्या कर रही हैं सिया? तुम तो ऐसी नहीं थी, तुम तो बड़ों का सम्मान करने में बिलीव करती हो, तो तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो सबसे? नीलिमा सिया के आगे खड़ी होकर बोली। नीलू तू ठीक है? नीलू तुझे पता भी है मैं कितना ज्यादा डर गई थी। कल रात से नील और मैं हम दोनों ही सो नहीं पाए, ये सोच सोच कर कि तेरी हालत कैसी होगी। कहीं ये लोग तुझे टॉर्चर या तेरे साथ कुछ भी बुरा तो नहीं कर रहे, ये सोचकर ही हम दोनों काफी परेशान थे। शुक्र है जो तू ठीक है। सिया नीलिमा को अपने गले से लगाकर बोली। हाँ हम ठीक है सिया, मगर तुम ऐसे कैसे बात कर रही है? ये हमारे घर वाले हैं और हमने सुना तुम इन सबसे किसी बात को लेकर बेहस कर रही हो। हमें कुछ ठीक से सुनाई तो नहीं दिया, मगर इतना तो समझ गए हम जरूर कोई बात है जो तुम इस तरह से सबसे बातें कर रही हो। नीलिमा सिया से अलग होकर बोली। नीलू देख मैं तुझसे बिल्कुल भी बात घुमा फिरा कर नहीं बोलूंगी, इसलिए साफ साफ सुन, तू अंश सिंघानिया को डिवोर्स दे दे और नील से शादी कर ले। सिया नीलिमा की दोनों बाह पकड़कर बोली। ये तुम क्या बोल रही हैं? क्या तुम पागल हो गई है सिया, जो तुम ऐसा बोल रही है? नीलिमा सिया की दोनों बाहें झटक की बोली। पागल में नहीं तू हो गई है जो इस घर में इन लोगों के साथ रह रही है। कल ही उस अंश ने तुझे इतनी बुरी तरह से थप्पड़ मारा कि तुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तेरा एक दांत टूट गया उस थप्पड़ की वजह से। अपनी हालत देख एक बार, क्या थी और क्या आ गई। इतनी बुरी हालत तो तेरी तब भी नहीं थी जब तू उन घटिया वंसल के साथ रहा करती थी। वो लोग तुझे मारते पीटते भूखा रखते काम करवाते लाख दुख देते, मगर तेरे साथ वो तो नहीं करते जो उस घटिया अंश ने किया। तेरी हालत देखकर साफ पता चल रहा है वो घटिया अंश तेरे साथ जबरदस्ती करता है, तेरा रेप करता है। सिया बेहद गुस्से में चिल्लाई। किसी लड़की के मुंह से अंश के लिए घटिया शब्द सुनकर मिसेस सिंघानिया और बाकी सबका खून खोल जाता है, मगर नीलिमा की जो हालत थी उसे देखकर साफ समझ आता था अंश नीलिमा के साथ जबरदस्ती करता है, जिस कारण वो सारे ही अपने बेटे के लिए घटिया शब्द सुनकर भी शांत रहते हैं। सिया तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही है। तुम चलो मेरे साथ, में तुझे सब समझाती हूँ। ये मेरा परिवार है और मैं इस घर की बहू, तो तुम कुछ भी ऐसा मत बोलो जिसके कारण बाद में तुझे ही अफसोस हो। तू चल मेरे साथ, में सब समझाती हूँ तुझे। नीलिमा सिया का एक हाथ पकड़ कर बोली। तू मुझे समझाएगी? क्या बताएगी? यही कि ये सारे ही लोग अच्छे हैं और तुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं तेरी किसी भी फालतू बकवास को नहीं सुनने वाली, क्योंकि मुझे पता है नीलू, जो प्यार जितना प्यार नील तुझे दे सकता है उतना प्यार कोई और तुझे नहीं दे सकता है। ये शादी बस एक सौदा है और कुछ नहीं। तू नहीं है इस शादी में खुश, ये तो तेरे चेहरे से ही नजर आता है। और सबसे बड़ी बात, तू नील से प्यार करती है, उसके साथ जीने मरने की कसम खाई थी तूने, तो फिर कैसे तू ये सब कर सकती है? कैसे तू इन लोगों का साइड ले सकती है? मुझे पता है, तुझे भी पता है। तू सिर्फ और सिर्फ नील से प्यार करती है, तो क्यों रह रही है एक अनचाही शादी में? अनचाहे रिश्ते में बंद कर चल मेरे साथ, चल, यही हम सबके लिए सही होगा, नील के लिए सही होगा। वैसे भी तेरी शादी गैर कानूनी है, तू नाबालिग है, इसलिए कोर्ट इस शादी को नहीं मानेगी। तू चल मेरे साथ। सिया जबरदस्ती नीलिमा को अपने साथ ले जाते हुए बोली। सिया का इस तरह नीलिमा को ले जाना स्वाति को अच्छा नहीं लगता है और उसे सिया पर काफी तेज गुस्सा भी आ रहा होता है, मगर सब शांत होती है, कोई कुछ बोल नहीं पाता है। तभी नीलिमा अपना हाथ छुड़ाकर चिल्लाई। बस सिया बहुत हुआ, अब रुक भी जा, हम नहीं चल सकते तुम्हारे साथ। ये घर हमारा है, परिवार हमारा है और अंश जी पति है हमारे, हम ये सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकते हैं। नीलिमा आंखों में आंसू लिए बोली। नीलिमा की बात सुनते ही सिया के कदम रुक जाते हैं और वो नीलिमा को हैरानी से देखकर बोली,
पति नहीं, बोझ है जिसे ये सारे मिलकर तेरे सर पर थोप रहे हैं। तेरी शादी ना होकर धोखा है और तू इस धोखे में बंद कर नहीं रह सकती है। तुझे मेरे साथ चलना ही होगा क्योंकि तू इस सौदे के रिश्ते में प्यार नहीं करती है, ना ही उस अंश से प्यार करती है, ना ही कभी कर पाएगी। मैं तुझसे ज़्यादा जानती हूँ और मुझे पता है तेरी खुशी कहाँ पर है। सिया घूरकर नीलिमा से बोली, हम अंश जी से प्यार नहीं करते हैं, मगर सच यही है, अंश जी हमारे पति है और हमने इस रिश्ते को पूरे दिल से अपनाया है। अंश जी को अपनाया है और हमने खुद इस रिश्ते को अपनाया है, तो कैसे हम मुंह मोड़कर इस रिश्ते से भाग सकते हैं? कैसे उस माँ को छोड़ सकते हैं जिसने हमने माँ बोलने का हक दिया है? कैसे इस घर को छोड़ दे जहाँ पर हमें एक पूरा परिवार मिला है, जिसके लिए हम तरसे हैं इतने सालों से? नहीं सिया, हम नहीं चल सकते हैं तुम्हारे साथ, तुम चली जाओ यहाँ से, हम अब आगे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। नीलिमा रोते हुए है बोली, नहीं करनी बात तो ठीक है, मत कर, अब मैं नहीं, पुलिस यहाँ आएगी और जैसे ही पुलिस यहाँ आएगी तू खुद सोच क्या होगा फिर तेरे इस परिवार के साथ। सिया बेहद ही गुस्से में चिल्लाई, तू ऐसा नहीं कर सकती है सिया, तू मेरी शादी खराब नहीं कर सकती है। नीलिमा रोते हुए चिल्लाई, और मैं ऐसा क्यों ना करूं? सिया भी चिल्लाकर बोली, क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। सिया नीलिमा जोर से चिल्लाकर बोली। 63 अंश अपने केबिन में बैठा था और उसके सामने टेबल पर एक फाइल रखी थी, जिसे देखकर अंश उस फाइल को अपने हाथ में उठा लेता है। अंश जैसे ही उस फाइल को अपने हाथ में उठाता है, ठीक वैसे ही उसके दिल की धड़कन अचानक से बढ़ सी जाती है और उसके हाथ भी कांपने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ जल रहे हो, किसी ने उसके हाथ में जलता हुआ कुछ थमा दिया हो। साथ ही उसके सीने में भी एक अजीब सा दर्द उभर आता है और वो अपने डरते कँपते हाथों के साथ ही जैसे ही फाइल का पहला पन्ना खोलता है, ठीक वैसे ही अचानक से उसके केबिन का डोर खोलकर उसका असिस्टेंट रोहन जल्दी से अंदर आता है और आते ही बोला, बॉस जल्दी चलिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जल्दी चलिए। ये बोलते हुए ही असिस्टेंट काफ़ी ज़्यादा घबराया और डरा हुआ लग रहा था। क्या हुआ, तुम इतने घबराए क्यों हो? अंश उस फाइल को बंद कर ट्रोच में रख कर बोला, सर पता नहीं कैसे मगर बड़ी परेशानी हो गई है, आप खुद चल कर देख लीजिए। असिस्टेंट वैसे ही डर भरी आवाज़ में बोला, ठीक है चलो चलते हैं। इतना बोलकर अंश वहाँ से चला जाता है। विला में हम नहीं चल सकते हैं सिया, क्योंकि हम माँ बनने वाले हैं और हम एक बच्चे को उसके पिता से दूर नहीं करना चाहते हैं। नीलिमा जोर से चिल्लाकर बोली। जैसे ही नीलिमा इस बात को बोलती है, ठीक वैसे है सबकी आंखें हैरानी से फेर जाती हैं और सारे हैं नीलिमा को देखने लगते हैं। सिया भी इस बात को सुनकर 2 कदम पीछे ले लेती है और कहते हुए ही हैरानी से बोली, ये क्या बोल रही है तू? यही सच है सिया, हमारे अंदर एक जान है, वो भी छोटी सी, और हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्लीज बात को समझो और यहाँ से चली जाओ और कुछ भी मत करो। अगर तुमने पुलिस को बता दिया हम माइनर है तो हमारे बच्चे का क्या होगा? एक बार ये तो सोचो सिया, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो जिससे हमारी परेशानी और कम होने की जगह बढ़ जाए और हमारे पास कुछ ना रहे। कुछ ही दिनों की तो बात है, हम जल्दी ही 18 के हो जाएंगे, फिर हमारी शादी भी कानूनी होगी और हमारे बच्चे को उसके पिता और परिवार का प्यार भी मिलेगा। नीलिमा रोते हुए बोली। उद्धरण चिन्ह। नीलिमा की बात सुनकर सिया की आंखें गुस्से से भर जाती हैं और वो बिना कुछ बोले ही वहां से चली जाती हैं। जिसके वहां से जाते ही नीलिमा सबसे माफी मांगते हुए ही बोली, हमें माफ कर दीजिए, आज जो कुछ भी हुआ उन सब के लिए। नीलिमा अपने दोनों हाथों को जोड़ नजरें झुकाकर रोते हुए है बोली, क्या तुमने जो बोला वो सच है? दादी माँ हैरानी से बोली। नीलिमा दादी की बात सुनकर उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगती है, जैसे बोल रही हो कौन सी बात? क्या सच में तुम माँ बनने वाली हो? दादी माँ बात को क्लियर करते हुए बोली, नहीं दादी माँ, हमने झूठ बोला, सिर्फ सिया को यहाँ से भेजने के लिए। नीलिमा रोते हुए बोली। जैसे ही स्वाति और दादी ने इस बात को सुनी, दोनों ने राहत की सांस ली। क्या तुम अभी भी उस लड़के से प्यार करती हो? स्वाति अपनी कड़क आवाज में बोली। माँ हम झूठ नहीं बोलेंगे, हाँ हम प्यार करते हैं नील से और हमारा प्यार शायद ही कभी कम होगा, क्योंकि एक नील ही हमारी जिंदगी का वो सबसे खूबसूरत नाम है जिसने हमेशा हमें प्यार और सिर्फ प्यार ही दिया है। उसने हमें जीना सिखाया है, प्यार करना सिखाया है, दुनिया में चलना सिखाया है। नील ने जो भी हमारे लिए किया उसे हम चाह कर भी नहीं भुला सकते हैं। नीलिमा अपने अंदर की सारी बातें बिना छुपाए सभी को बता देती हैं और रोते हुए ही बोली, जितना सच हमारा नील से प्यार करना है उतना ही सच अंश जी और हमारा रिश्ता भी है। जिस पल से हमारी शादी अंश जी से हुई उसी पल से हमने अंश जी को और इस रिश्ते को अपनाया है
और नील को एक खूबसूरत सी याद समझकर अपने दिल के किसी कोने में छुपा दिया है। अब हमारी जिंदगी में नील नहीं अंश जी है, नीलिमा बुरी तरह से रोते हुए है बोली। मगर हम कैसे माने नीलिमा, तुम्हारे दिल में हमारा बेटा ही है, तुम्हारा पहला प्यार नहीं। स्वाति बिना किसी भाव के बोली। क्या हमारा अंश जी के साथ होना ये साबित नहीं करता हम उनके साथ लॉयल है और हमेशा रहेंगे। नीलिमा आंसू भरी नजरों से स्वाति को देखकर बोली। सबसे पहले तो ये आंसू साफ करो और ये बताओ तुमने ऐसा क्यों कहा, तुम प्रेग्नेंट हो। अभी तुम्हारी एज इस काबिल नहीं जो तुम एक बच्चे को जन्म दे सको। तो ऐसा कोई भी ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, स्वाति काफी गुस्से में बोली। स्वाति की गुस्से से भरी बात को सुनकर नीलिमा डर जाती है और उसे स्वाति से सच में काफी ज्यादा डर लगने लगता है। डर के कारण नीलिमा का सारा बदन ठंडा पड़ जाता है और आंखें और भी तेजी से बहने लगती हैं। दूसरी तरफ सिया गुस्से में ही घर से बाहर निकल जोर से चिल्लाया, न अंश सिंघानिया, तुमने ये सही नहीं किया, तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया मेरे भाई और दोस्त के साथ। सारा स्कूल और कॉलेज जानता है सिया की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ दो लोग ही अहमियत रखते हैं। पहली नीलिमा मेरी दोस्त जिस पर मेरी जान बसती है और दूसरा नील जिसे मैं बेहद प्यार करती हूँ। और आज तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी के सबसे कीमती लोगों की आंखों में आंसू है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। जब नील और नीलिमा दोनों ही खुश नहीं रह सकते, एक साथ नहीं हो सकते, वो भी तुम्हारी वजह से, तो मैं तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगी, ना ही सुकून से जीने दूंगी। आज मुझे इस घर से बाहर निकलना पड़ा, मगर बहुत जल्दी ही मैं इस घर में वापस लौट कर आऊंगी, सारे हक और सम्मान के साथ। सारी दुनिया ये जानेगी सिया असल में है कौन। जल्दी ही आऊंगी इस घर में तुम सबकी जिंदगी में पूरे रीति रिवाजों के साथ, फिर देखती हूँ मुझे कौन इस घर से बाहर निकालता है। अपनी दोस्त और भाई के हर एक आंसुओं का बदला चुन चुन कर लूंगी, वो भी ऐसे कि किसी को पता भी ना चले। ये वादा है मेरा खुद से और अपनी जान से प्यारे अपने दोनों भाई और नीलू से। इन दोनों की आंखों में आए हर एक आंसू की कीमत तुम सबको चुकानी होगी। सिया बेहद है गुस्से में चिल्लाई। 64 रात के 10 बज चुके थे, सारे घर वाले डिनर कर सो चुके थे। नीलिमा अभी भी हॉल में बैठी अंश के आने का इंतजार कर रही थी, मगर अभी तक अंश ऑफिस से नहीं आया था, जिस वजह से नीलिमा की काफी टेंशन भी हो रही थी और वो बार बार घड़ी को देखे जा रही थी। ऐसे ही इंतजार करते हुए है कब 12 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है और नीलिमा की आंखें भी सोफे पर बैठे हुए ही लग जाती हैं। और तभी अंश घर का डोर खोलकर अंदर आता है। अंश जैसे ही अंदर आता है उसे सामने ही नीलिमा सोफे पर सोती हुई नजर आती है। नीलिमा को इस तरह से सोफे पर बैठे हुए ही सोते देखकर अंश के कदम कुछ पल के लिए तो अपनी जगह पर ही जम से जाते हैं और वो नीलिमा के मासूम से चेहरे को देखने लगता है, जो सच में काफी ज्यादा मासूम और प्यारा है, मगर इस समय वो सफेद पड़ चुका है और किसी मुरझाए हुए फूलों की तरह लग रहा है, जिसे वैसे देखकर अंश को अपने अंदर काफी तेज दर्द होने लगता है। और एक बार फिर से उसकी आंखें नीलिमा को ऐसे देखकर और अपनी गलती पर अफसोस कर दुखी हो जाती है। अंश धीरे से नीलिमा के पास आता है और बिना किसी आहट के ही वो धीरे से नीलिमा को अपनी बाहों में उठाकर ऊपर कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अंश इस बात का पूरा ध्यान भी रखता है कि उसकी वजह से कहीं नीलिमा की नींद न टूट जाए। अंश आराम से नीलिमा को बेड पर लिटा देता है और खुद बाथरूम में चला जाता है। नीलिमा इस समय इतनी गहरी नींद में जा चुकी थी कि उसे किसी बात का होश ही नहीं रहता है। वैसे भी नीलिमा कितने ही दिन हो गए चैन से सोई ही कहा है जो उसे आराम मिले, और अब जब उसकी नींद लगी तो वो गहरी नींद में चली गई। अंश नहाकर बाथरूम से बाहर आता है और सोती हुई नीलिमा को एक नज़र देख अपने कपड़े पहनकर वो बेड के पास आता है और एक पिलो उठाकर सोफे पर जाकर सो जाता है। अंश नीलिमा को देखते हुए ही खुद से बातें करते हुए बोला, मैंने तुम्हारे साथ गलत ही नहीं बहुत ज्यादा गलत किया है नीलिमा, और तुम हमेशा चुपचाप सब कुछ सहती रही, मगर अब और नहीं, अब मैं तुम्हारे किसी भी दर्द का कारण नहीं बनना चाहता हूँ, ना ही मैं अब तुम्हें चोट देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया है अब से हम दोनों के बीच एक दूरी बनी रहे, उसमें ही हम दोनों की भलाई है। वैसे भी तुम मेरी वजह से अपने प्यार से अलग हुई हो और मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें अपने आप से बांध कर तुम्हें और दुख दूँ, इसलिए अब हमारा दूर होना ही हम दोनों के लिए सही होगा। यही सब सोचते हुए ही अंश भी सो जाता है। अगली सुबह जब नीलिमा अपनी आंखें खोलती है तो वो खुद को अपने कमरे में पाकर हैरान हो जाती है और उसी हैरानी के साथ ही वो खुद को देखती है फिर सारे रूम को, मगर उसे कहीं पर भी अंश नहीं दिखता है, जिस वजह से नीलिमा हैरान हो जाती है। क्या अंश जी रात में घर वापस लौट कर आए थे?
और अगर वो आए थे तो उन्होंने ही हमें यहाँ रूम में लाए होंगे, मगर वो है कहाँ पर? ये सोचकर नीलिमा बेड से नीचे उतरती है और हर तरफ देखती है मगर उसे कहीं पर भी कोई नहीं मिलता है। अंश को कमरे में ना पाकर नीलिमा हैरान हो जाती है, साथ ही परेशान भी, क्योंकि कल सुबह भी वो ऐसे ही चला गया था और आज भी, जिस वजह से नीलिमा को पता नहीं क्यों मगर डर सा लगने लगता है और उसकी आंखें आंसुओं से भीग सी जाती हैं। अभी नीलिमा अंश को याद कर रो ही रही थी, उतने में है उसे वोमिट करने का मन करता है, जिस वजह से वह जल्दी से बाथरूम में जाती है और सिंक के पास जाकर वोमिट करने लगती है। थोड़ी देर तक वोमिट करने के बाद नीलिमा को कमजोरी सी फील होती है, जिस कारण वो अपना मुंह धोकर कमरे में वापस आती है और बेड तक जाने से पहले ही वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। दूसरी तरफ, मेरी लंदन की फ़्लाइट बुक करो, मैं आज ही दोपहर की फ़्लाइट से लंदन जा रहा हूँ और कुछ दिनों तक मैं वहीं पर रहकर वहाँ का काम देखूंगा। अंश अपनी रोबदार आवाज़ में बोला। जी सर, मैं अभी फ़्लाइट की टिकट बुक कर देता हूँ, रोहन जल्दी से अंश की बात सुनकर बोला और वहाँ से चला जाता है। तो अंश भी अपनी चेयर पर बैठ अपनी आंखों को बंद कर खुद से ही बोला, आई एम सॉरी नीलिमा, मगर मुझे ये करना है होगा। तुमसे दूर जाना हम दोनों के लिए ही सही होगा, इसलिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। क्या पता इस तरह दूर रहने से हम दोनों के रिश्ते में ही सब कुछ ठीक हो जाए जो मैंने खराब किया है। इतना बोलकर अंश शांत हो जाता है। क्या हुआ, तू क्यों इतना रो रहा है? सिया नील को जमीन में बैठे रोते हुए देखकर बोली। रो नहीं तो क्या करूं सिया, अब तू ही बता। जिस लड़की को मैंने इतनी शिद्दत से चाहा, आज वो मुझे नहीं किसी और को चुन रही है। जिस लड़की के सपने मैंने सोते उठते जागते बैठते हर समय देखा, वही लड़की आज किसी और की हो गई है। कैसे बर्दाश्त करूं? मुझसे नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी जान ही दे दूं। मुझसे ये दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं मर जाना चाहता हूँ सिया, मैं मर जाना चाहता हूँ। मैं वैसे ही नीलिमा को खो चुका हूँ और अब मेरे पास खोने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी जान ही है और मैं इसे दे देना चाहता हूँ। मैं मर जाना चाहता हूँ, मुझे मर जाने दे सिया, मुझे मर जाने दे। मैं अपनी नीलू के बिना नहीं जी सकता हूँ, मैं नहीं जी सकता अपनी नीलू के बिना। मुझे रह रहकर उसकी याद आ रही है, उसका आंसुओं से भीगा हुआ मुरझाया चेहरा नजर आ रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? मैं नहीं देख सकता अपने प्यार को दर्द में तकलीफ में और किसी दूसरे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे मेरी नीलू वापस चाहिए, मुझे वापस चाहिए मेरी नीलू। अगर वो नहीं मिली तो मेरा जीने का कोई मतलब ही नहीं है। नील बुरी तरह से रोते हुए ही बोला। 65 क्या हुआ डॉक्टर, नीलिमा ठीक तो है ना? स्वाति परेशान सी डॉक्टर को देखकर बोली। कमजोरी की वजह से इन्हें चक्कर आ गया, मगर मुझे लगता है बात कुछ और है। बेहतर रहेगा अगर आप इन्हें हॉस्पिटल लेकर आए, वहां पर इनका फुल बॉडी चेकअप करना होगा, उसके बाद ही पता चलेगा रियल बात क्या है। डॉक्टर स्वाति को देखकर बोली। हम कब आए हॉस्पिटल? स्वाति बोली। आप चाहो तो आज शाम को आ सकती हो, शाम को मेरी कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। डॉक्टर कुछ याद कर बोली। ठीक है, हम शाम को आते हैं, स्वाति डॉक्टर से बोली। डॉक्टर भी अपनी फीस लेकर वहां से चली जाती है। मुझे तो इस लड़की का कुछ समझ आता ही नहीं, ये क्यों इतनी कमजोर है? दादी माँ पास में सो रही नीलिमा को देखकर बोली। जितना इसने सहा है उस हिसाब से तो नीलिमा काफी ज्यादा स्ट्रोंग है माँ। अगर कोई और लड़की होती तो कब का इस घर को और अंश को छोड़कर जा चुकी होती, वो भी तब जब कोई प्यार करने वाला सब जानते हुए भी उसे अपना लेना चाहता है। मगर इस लड़की ने अपनी खुशियों को छोड़कर हमारे परिवार की इज्जत की परवाह की और इतना सब सहने के बाद भी ये इस शादी को निभाना चाह रही है। ये कोई मामूली बात नहीं है माँ, अगर इसकी जगह कोई और होती तो कब का इस रिश्ते को ठोकर मारकर चली गई होती। मगर एक यही है जो इतना सब होने के बावजूद भी सब सह रही है। ये बोलते हुए ही स्वाति की आंखों में आंसू होते हैं, साथ ही अपनी भूल पर गिल्ट भी। अंश कहाँ गया? कल भी नहीं दिखा और अब भी नहीं दिख रहा। क्या वो ऑफिस से लौटकर घर नहीं आया था? दादी माँ कुछ परेशान सी बोली। लगता है माँ इन दोनों के रिश्ते में दूरियां आ चुकी हैं और ये दूरी कैसे मिटेगी ये तो हमें भी नहीं पता, इसलिए सब कुछ हालत में छोड़ देना ही सही होगा। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर हम कभी भी नीलिमा के साथ कुछ भी गलत या अन्याय नहीं होने देंगे माँ। हम हमेशा अपनी बच्ची के साथ रहेंगे, फिर चाहे हमें अंश के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। स्वाति अपनी शांत सी मगर दर्द भरी आवाज में बोली। शाम के 7 बजे आप हमें यहाँ हॉस्पिटल क्यों लाए हो माँ? क्या हम ठीक नहीं है जो आप ऐसे हमें यहाँ पर लाए हो? नीलिमा मुंह बनाकर बोली। शांत हो जाओ नीलिमा, अभी पता चल जाएगा, चलो डॉक्टर के केबिन में। इतना बोल स्वाति नीलिमा को डॉक्टर के केबिन में लेकर जाती है। उन दोनों को देखकर डॉक्टर मुस्कुराती है और एक नर्स के साथ नीलिमा को टेस्ट करवाने के लिए भेज देती है।
कुछ ही देर में नीलिमा के काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं और आधे घंटे में है रिपोर्ट भी मिल जाती है। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक है ना? स्वाति परेशान सी बोली। जैसा मैंने सोची थी सेम वही हुआ, आपकी बहू प्रेग्नेंट है मिसेस सिंघानिया, उनकी प्रेगनेंसी को अभी बस 2 वीक ही हुए हैं। जैसे ही स्वाति इस बात को सुनती है ठीक वैसे ही उसका चेहरा एकदम से काला पड़ जाता है और उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर का सारा खून सूख सा गया हो। उनकी आंखें अचानक से हैरान हो जाती है, मगर नीलिमा वो जब ये बात सुनती है ठीक वैसे ही उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं और उसे समझ नहीं आता उसे खुश होना चाहिए या दुखी। साथ ही उसके दोनों हाथ अपने पेट पर चले जाते हैं और तभी उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। नीलिमा स्वाति के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकली ही थी, उतने में ही उसकी नज़र सामने से आ रहे नील पर पड़ती है, जिसकी हालत कुछ सही नहीं लग रही थी, जिसे वैसे देखकर नीलिमा का दिल धक सा रह जाता है और वो नील को ही देख धीमे से बोली, नील। नील जो सामने से आ रहा था, जिसके सर पर चोट थी और हालत भी खराब थी, जब वो नीलिमा की आवाज़ सुनता है तो उसकी आंखें हैरान होकर सामने देखने लगती हैं और दोनों ही एक दूसरे को देखकर आंखों में पानी ला लेते हैं, साथ ही बस एकटक एक दूसरे को देखने लगते हैं। तू यहाँ पर ठीक है ना नीलू? नील नीलिमा के करीब आते हुए ही बोला। हाँ, मैं ठीक हूँ नील, मगर तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। ये क्या हालत कर ली है तुमने अपनी? ये बोलते हुए ही नीलिमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नील उन आंसुओं को अपनी हथेली में झेल दर्द भरी मुस्कान लिए हुए ही बोला। मैं ठीक हूँ नीलू, तू मेरी फिक्र मत कर। तू बता, क्या सच में तू ठीक है? क्या तू खुश है नीलू? अगर तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ और तू खुश नहीं तो मैं भी खुश नहीं, नील रोते हुए बोला। मैं ठीक हूँ नील, तुम मेरी फिक्र ना करते हुए खुद को देखो, क्या हालत हो गई है तुम्हारी। इतना बोल नीलिमा नील की आंखों में आए सारे आंसुओं को साफ कर देती है। इस हालत की जिम्मेदार कौन है नीलू? क्या तुझे नहीं पता मेरी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? नील अपने आंसुओं को बहने से रोकने की नाकामयाब कोशिश करते हुए बोला। जानती हूँ इन आंसुओं का कारण मैं खुद हूँ और मैंने ही तुम्हारी जिंदगी में आंसू और सिर्फ आंसू भर दिए हैं, मगर मैं क्या करूं नील, मैं चाह कर भी तुम्हारे आंसू नहीं पोंछ सकती, ना ही इन आंसुओं की दवा बन सकती हूँ। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुमने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार दिया नील, और देखो ना मैं तुम्हारे आंसुओं की वजह बन गई। मैं कभी भी तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकी, ना ही वो प्यार दे पाई जो तुम्हें देना चाहती थी। हम दोनों के रास्ते इस तरह से अलग हो जाएंगे ये मैंने कभी भी नहीं सोची थी नील। मैंने तो हमेशा हम दोनों को साथ में इमेजिन किया था, कितने सपने सजा रखे थे। हमारी शादी होगी, एक छोटी सी फैमिली होगी जिसमें तुम, मैं और हमारे 2 बच्चे होंगे और हम साथ में खुश रहेंगे। कितना सोच लिया था मैंने, क्या कुछ नहीं सोच रखी थी मैंने। मगर देखो ना नील, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी तो सपने तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करने की देखी थी, मगर अब किसी और का अंश मेरे अंदर आ चुका है और मैं खुश हूँ क्योंकि एक नन्ही सी जान जो मेरे अंदर पल रही है। इतना बोल नीलिमा रोने लगती है, जिसे ऐसे रोते हुए देखकर नील प्यार से नीलिमा के आंसू साफ कर बोला, इन आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने चाहिए नीलू, ये आंखें मेरे लिए काफ़ी कीमती है और तू इससे भी ज़्यादा कीमती है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, इसलिए अब से कभी भी इन आंखों में आंसू नहीं आने देना। मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुझे लगे तू अकेली पड़ गई है या तुझे मेरी ज़रूरत है, तू भागी चली आना अपने नील के पास। और हम अगर उस अंश सिंघानिया ने तुझे धोखा देने की या फिर तेरे साथ कुछ भी बुरा करने की कोशिश भी की तो मुझे बताना, मैं उस अंश की अच्छे से क्लास लूँगा। इतना बोलकर नील रोते हुए भी मुस्कुरा देता है और नीलिमा भी रोते हुए हंसने लगती है। पक्का जब कभी भी मुझे ऐसा लगे मैं अपनी ज़िंदगी में एकदम अकेली हो गई हूँ और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो मेरा अपना है, तब मैं तुम्हारे पास ही आऊँगी नील, क्योंकि मेरे हर गम, हर खुशी, हर बीमारी का इलाज तुम्हारे पास है। इतना बोलते हुए ही नीलिमा वापस से रोने लगती है, जिसे रोते हुए देखकर नील प्यार से उसके सारे आंसुओं को साफ कर बोला, क्या हुआ, हम एक ना हो सके, मगर हमारे बीच दोस्ती हमेशा रहेगी और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बस ज़रूरत पड़ने पर आवाज़ लगाकर देखना, तेरा नील हाजिर हो जाएगा तेरे सामने तेरे लिए। इतना बोल नील ना चाहते हुए भी मुस्कुरा देता है। अब मुझे जाना होगा नील, नीलिमा उदासी के साथ बोली। ठीक है जा, पर एक बात याद रखना, तू कभी भी रोएगी नहीं और खुद के लिए लड़ेगी, आवाज़ उठाएगी। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी, मगर तुम एक वादा करो, तुम हमेशा अपना ध्यान रखोगे और कभी भी खुद को चोट या तकलीफ नहीं दोगे। ठीक है, वादा रहा। इतना बोल नील और नीलिमा प्यार से एक दूसरे को एक नज़र देखकर वहाँ से चले जाते हैं।
दोनों के रास्ते अलग हो चुके थे और आंसू दोनों की ही आंखों में थे। उद्धरण चिन्ह 66। नीलिमा, एक बात बताओगी? अपनी सांस नहीं माँ समझकर हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो क्या तुम सच सच बताओगी हमें? हम जो भी तुमसे पूछे उसे। स्वाति नीलिमा को खिड़की से बाहर देखते हुए बोली। स्वाति की बात सुनकर नीलिमा कार की खिड़की से बाहर देखना बंद कर स्वाति की तरफ देखती है और हाँ में सर हिला देती है। क्या तुम नील से प्यार करती हो? स्वाति गंभीर होकर बोली। हम झूठ नहीं बोलेंगे माँ, जितना सच अंश जी और हमारी शादी है उतना ही सच हमारा नील से प्यार करना है। अगर इस दुनिया में हमने सबसे ज्यादा किसी को चाहा है, खुद से भी ज्यादा, तो वो सिर्फ और सिर्फ नील ही है। क्योंकि हमारी जिंदगी में एक नील ही ऐसा शख्स है जिसने हमें बिना किसी मतलब के प्यार किया है और अपनी सारी खुशियां हम पर लुटाकर हमारे सारे गमों को खुद लिया है। हम चाहे भी तो उसे भुला नहीं सकते हैं। मगर अब ये सारी ही बातें बेबुनियाद है क्योंकि अब हम अंश जी की पत्नी है और हम अंश जी के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और नील हमारा अतीत है मगर अंश जी फ्यूचर। इतना बोलकर नीलिमा नजरें झुका लेती हैं। नीलिमा, अगर तुझे कभी मौका मिले नील के पास लौटने का तो तुम क्या करोगी? स्वाति नीलिमा की आंखों में देखकर बोली। इसका कोई जवाब नहीं है हमारे पास। नीलिमा भारी सी गले के साथ दूसरी तरफ देखकर बोली। मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए नीलिमा, गम नहीं। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी तबाह हुई है और मैं ही तुम्हारी जिंदगी संवारूंगी, ये मेरा खुद से वादा है। स्वाति अपने मन में बोली। ये बच्चा, क्या तुमने कल जब बोली थी तो तुम्हें पता था तुम सच में प्रेग्नेंट हो? स्वाति ना खुश होकर बोली। स्वाति की बात सुनकर नीलिमा उसे देखती है, फिर ना में सर हिलाकर बोली, नहीं माँ, हमें नहीं पता था कल, तो हमने वो बस इसलिए कहे ताकि सिया पुलिस के पास ना जाए। आप नहीं जानते माँ, मगर सिया काफी जिद्दी है और एक बार अगर उसने कुछ ठान ली तो वो उसे पूरा करके ही रहती है। सिया को रोकने का कोई तरीका समझ नहीं आया, इसलिए हम बोले थे कि हम माँ बनने वाले हैं, मगर हमें सच में नहीं पता था जो हम बोले वो सच हो भी सकता है। नीलिमा नजरें झुकाकर बोली। क्या तुम इसे जन्म देना चाहती हो? स्वाति अजीब सा मुंह बनाकर बोली। आप क्या चाहती हैं? नीलिमा खुद ही सवाल करते हुए स्वाति से बोली। अगर हमारी राय इतनी ही मायने रखती है और तुम सच में जानना चाहती हो तो हम बस यही बोलेंगे, तुम्हारी उम्र काफी कम है किसी बच्चे को जन्म देने के लिए। स्वाति काफी निराश होते हुए बोली। इस बच्चे की जिद भी तो आपने ही की थी, इस बच्चे के लिए ही तो आपने हमें ब्लैकमेल किया था, इस बच्चे के लिए ही तो आपने हमें फोर्स किया था और कहा था हमें अंश जी के पास जाना ही होगा, उनसे मिलन करना ही होगा और उन्हें खुद में समाना ही होगा। जबकि हमने तो आपसे कहा था, अंश जी ने हमें पत्नी मानने से इनकार कर दिया और वो हमें छूना भी नहीं चाहते हैं, मगर वो आप ही तो थी ना माँ जिसने कहा था हमें कुछ भी करके अंश जी को अपना बनाना है और उनके बच्चे को दुनिया में लाना है। आपने तो ये भी कहा था हमें 1 साल के अंदर ही एक बच्चे को जन्म देना है। तो खुश हो जाइए ना माँ, आप दादी बनने वाली है और हम माँ। इतना बोलकर नीलिमा शांत हो जाती है। स्वाति भी कुछ नहीं बोल पाती है क्योंकि उसके पास अब बोलने लायक शब्द ही नहीं थे, क्योंकि जो कुछ भी नीलिमा ने बोली वो सब सच है, जिस वजह से वो शांत होकर खिड़की के बाहर देखने लगती है। नीलिमा अपने पेट पर अपना एक हाथ रखकर खुद से ही बोली, शायद इस बच्चे के आने से हमारी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाए और अंश जी भी सारी बातों को भुलाकर हमसे प्यार करने लगे और हमें दिल से अपना भी ले। ये बच्चा हमारी जिंदगी में वो खुशियां बनकर आया है जो हमारी जिंदगी में आकर जब सही कर देगा। क्या पता जब अंश जी ये सुनेगी वो पापा बनने वाले हैं तो वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे ना। ये सोचकर ही नीलिमा खुश हो जाती है और कुछ ही देर में वो सारे घर पहुंच जाते हैं। क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? दादाजी उन दोनों को देख जल्दी से बोल पड़े। हाँ, क्या कहा डॉक्टर ने? जल्दी से बताओ नीलिमा, ठीक है ना? कोई ज्यादा बड़ी परेशान होने वाली बात तो नहीं है ना? समर जी भी परेशान से बोले। सब ठीक है, हमें कोई बीमारी नहीं है पापा दादी जी। नीलिमा दोनों की बात सुनकर और उन दोनों को खुद की फिक्र करते हुए देखकर बोली। फिर तुझे चक्कर क्यों आया था? दादी माँ बोली। वो हम माँ बनने वाले हैं दादी माँ, इसलिए कमजोरी की वजह से हमें चक्कर आ गए थे। क्या दादी, दादा, समर तीनों एक साथ ही चीखे। उन तीनों की चीख सुनकर नीलिमा डर जाती है और डर की वजह से उसका सर झुक जाता है। तुम कमरे में जाओ और फ्रेश होकर बैठो, हम डिनर लेकर ऊपर ही आ रहे हैं। स्वाति नीलिमा को वहां से जाने का इशारा करते हुए ही बोली। ठीक है माँ। नीलिमा हल्की सी डरते हुए ही हाँ में सर हिलाकर बोली और वहां से चली जाती है। ये क्या बोल रही थी नीलिमा? क्या सच में बहू में अब परदादा बनने वाला हूँ?
दादाजी खुश होकर बोले। स्वाति एक ठंडी आह भरते हुए ही बोली, हाँ पापा ये सच है, अभी नीलिमा 2 वीक ही प्रेग्नेंट है। और शुरू के 3 महीने काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। एक तो इसकी कमज़ोर हालत और बॉडी वीकनेस, ऊपर से उसकी कम उम्र और उसकी ज़िंदगी में घट रही घटनाएं। हमें डर है इन सब का असर उसके पेट पर पल रहे बच्चे पर न पड़े। हमें काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। नीलिमा का इतना बोल वह शांत हो जाती है। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं रख लूंगी नीलिमा का ध्यान जैसे तेरा रखा था। मैं अभी ही मेड से नीचे कमरा तैयार करने को बोल देती हूँ ताकि सीढ़ियाँ ना चढ़ना उतरना पड़े इसे, दादी माँ खुश होते हुए बोली। अंश कहा है? समर परेशान से बोले। वो लंदन चला गया। जैसे ही सब ये सुनते हैं सारे हैरान हो जाते हैं। 1 महीने बाद लंदन। एक बड़ा सा विला जो काफी बड़ा और आलीशान है। उस विले के अंदर एक रूम में जो अंधेरे से घिरा हुआ था और उस रूम के सारे खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद होते हैं। यहाँ तक कमरे के अंदर भी 0 वोल्ट का बल्ब जल रहा था जिस वजह से काफी धीमी रोशनी उस कमरे में थी। उसी कमरे के बड़े से बेड पर एक लड़का शर्टलेस सीधा लेटा हुआ था और उसकी आंखें एकदम बेजान सी थी जो ऊपर सीलिंग की तरफ देखे जा रही थी। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि अंश होता है जो पिछले 1 महीने से यही लंदन में एकदम अकेला रह रहा है। मगर इन 1 महीने में अंश ने अपनी काफ़ी ज़्यादा खराब हालत कर लिया था। वो ज़रा सा भी खुद का ध्यान नहीं रखा करता था, ना ही समय पर खाना खाता, ना ही खुद के खाने पीने का ध्यान रखता। यहाँ तक वह बिना रुके ऑफिस का काफ़ी ज़्यादा काम और सिर्फ काम ही करता। जब भी वो ऑफिस जाकर काम शुरू करता तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। 24 घंटे लगातार बिना रुके वो काम करते रहता। अंश अभी ही अपने घर लौट कर आया था और शावर लेने के बाद वो कमर पर टॉवेल लपेटे ही बेड पर सो गया था। अंश की बेजान आंखों में इस समय नमी थी और वो ऊपर सीलिंग की तरफ देखते हुए ही बोला, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिए है बीबी, और दर्द के साथ काफ़ी सारे आंसू और तकलीफें भी दी है। और इन 1 महीने में मैंने खुद को तुमसे दूर रखकर खुद को सजा दी है। मगर मेरी ये सजा तुम्हारे साथ किए अन्याय के आगे कुछ भी नहीं है। इन 1 महीने की जुदाई ने मुझे ये बता दिया मैं तुम्हें कितना ज़्यादा चाहने लगा हूँ और मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो और तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं। मैं बहुत प्यार करने लगा हूँ बीबी तुमसे, मगर इस बात को समझने में मैंने देरी कर दी है। मगर मुझे लगता है अभी इतनी भी देरी नहीं हुई जो सब कुछ ठीक न किया जा सके। मगर कैसे तुम्हारे सामने आऊं, कैसे तुम्हारा मुकाबला करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझसे इतनी हिम्मत नहीं जो मैं तुम्हारे सामने भी आ सकूं। अंश आंखों में आंसू लिए हुए ही बोला। अंश धीरे से अपनी आंखों में आई नमी को साफ कर वापस से नीलिमा को याद कर दुखी होने लगता है। साथ है उसके अंदर काफी सारा दर्द भरा हुआ होता है जिस वजह से वो अपनी आंखों को बंद किए है रो रहा था। अभी अंश अपने ख्यालों में डूबा हुआ ही था, उतने में ही उसके मोबाइल में रिंग होती है जिसे सुनकर अंश कॉल रिसीव कर स्पीकर में डाल देता है। तभी दूसरी तरफ से कुछ बोला जाता है जिसे सुनकर अंश की बंद आंखें खुल सी जाती हैं। इंडिया। नीलिमा, नीलिमा उठो, दिन निकल चुका है और कितना सोओगी नीलिमा, चलो उठ भी जाओ। स्वाति नीलिमा के रूम में आकर उसे जगाते हुए ही बोली। स्वाति की बात सुनकर भी नीलिमा जागती नहीं है बल्कि वो बस सोई हुई ही होती है। लगता है ये लड़की कल रात भी देर तक जागी है और काफी ज्यादा रोई भी है जिस वजह से ये अभी तक सो रही है। इतना बोलकर स्वाति बेड के पास आकर नीलिमा को देखती है जिसकी आंखों के कोरों पर आंसुओं के निशान छप गए थे जो उसके गालों पर भी सूख कर जम चुके थे, जिसे ऐसे देखकर स्वाति को काफी बुरा लगता है और वो धीरे से नीलिमा के सर पर हाथ रख देती है। मगर जैसे ही वो नीलिमा के सर पर हाथ रखती है ठीक वैसे ही उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो डरते हुए ही खुद से बोली, ये क्या, इसे तो काफी तेज बुखार है और इसका सारा बदन भट्टी की तरह तप भी रहा है। ये लड़की जरा सा भी खुद का ध्यान नहीं रख सकती है। इतना बोलकर स्वाति जल्दी से डॉक्टर को कॉल लगा देती है। नील का घर। नील अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था और वो इस समय आईने के सामने खड़ा बालों पर कोम कर रहा था। नील आईने में खुद के ही अक्स को देख रहा था, तभी उसे अपने है बगल पर नीलिमा की परछाई दिखती है जो उसे ही देखकर मुस्कुराते हुए ही बोली, अरे ये क्या नील, तुम बिल्कुल भी खुद का ध्यान नहीं रखते ना। तुमने उस दिन प्रॉमिस किया था तुम अपना ध्यान रखोगे, तो फिर तुमने अपना वादा क्यों तोड़ दिया? बोलो क्यों नहीं रखा अपना ध्यान? नीलिमा का अक्स हल्के नाराजगी के साथ ही बोली। तू क्यों आ जाती है ऐसे हमेशा मुझे परेशान करने? क्या तुझे पता नहीं मैंने खुद को कितनी मुश्किल से समझाया है और खुद को ये मानने पर मजबूर किया है तू मेरी नहीं है।
किसी और की हो गई हैं। ये बोलते हुए ही नील की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपनी आंसुओं से भरी नजरों के साथ ही मिरर में देखता है, जहां पर दीवार पर लगी नीलिमा की बड़ी सी तस्वीर उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। जिसे वैसे मुस्कुराते हुए देखकर नील आंखों में आए सारे आंसुओं को साफ कर बोला, जब तक तू खुश है, मुस्कुरा रही है, तब तक तेरा ये नील भी खुश है। मगर जिस दिन मुझे ये मालूम हुआ तू खुश नहीं है और उस अंश ने तुझे हट या चिट किया है, ठीक उसी दिन मैं तेरे घर आकर तुझे अपने साथ अपने घर ले आऊंगा और मुझे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, खुद तू भी नहीं। नीलू इतना बोल वह सारे आंसुओं को साफ कर एक नज़र खुद को देखता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। जब नील बाहर हॉल में आता है और सिया की नज़र नील की सूजी हुई आंखों में पड़ती है, ठीक वैसे ही उसकी बोहें सिकुड़ जाती हैं और वो वैसे ही बोल पड़ी, ये क्या नील, तू फिर से रोया है? नहीं, मैं नहीं रोया, नील नजरें इधर उधर करते हुए बोला। मुझसे झूठ मत बोलना, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुझे, बहन हूँ तेरी और तुझसे बेहतर तुझे जानती हूँ, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलना। और मुझे तो समझ ही नहीं आता है वो नीलू उस घर में क्यों रह रही है और तू यहाँ पर आंसू क्यों बहा रहा है, जबकि मैंने तो तुझे बोली भी थी अपने प्यार को हासिल कर, मगर तूने मेरी सुना नहीं। अब रो बैठकर सुरदास की तरह सिया मुँह बनाकर बोली, आज नीलू का बर्थडे है, क्या तू उससे मिलने नहीं चलेगी? नील जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला। नहीं, मुझे नहीं जाना और मैं ही क्यों उसे याद करूं, वो भी तो कभी याद कर सकती है ना, क्या उसके पास मोबाइल नहीं है जो वो एक कॉल भी नहीं कर सकती है? सिया मुंह बनाकर बोली, उसका नंबर कब से बंद है, जैसे वो अब मोबाइल रखती ही ना हो। मैं रोज नंबर डायल तो करता हूं मगर कभी कॉल लगता नहीं है, नील बोला। वो समझ आया, उतने बड़े घर की बहू होने पर भी उसकी हालत इतनी बुरी है जो उसे मोबाइल रखना भी अलाउ नहीं है। इतना बोल सिया मुंह बना लेती है। चल तैयार हो जा, हम पहले नीलू से मिलते हैं फिर ऑफिस चलेंगे, नील बोला। नहीं जाना मुझे उस घर में और उन लोगों के बीच में मुझे नहीं जाना है, सिया गुस्से में चिल्लाकर बोली। 68 डॉक्टर, ये ठीक तो है ना? कहीं कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? दादी माँ परेशान सी डॉक्टर को देखकर बोली। बुखार काफी तेज है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में बुखार कम होने लगेगा और जब इन्हें होश आए तो ये दवाई दे देना, डॉक्टर दादी माँ से बोली। डॉक्टर, नीलिमा प्रेग्नेंट है, इन दवाई से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना? स्वाति उस डॉक्टर से बोली। नहीं, इन दवाई से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने इनकी प्रेगनेंसी ध्यान में रख कर ही दवाई लिखी है। मगर हाँ, अगर बुखार कुछ समय बाद कम ना हो तो मुझे वापस से बुला लेना या इन्हें हॉस्पिटल लेकर आ जाना। इतना बोलकर डॉक्टर अपना सूटकेस बंद करने लगती है और वहां से चली जाती है। जिसके वहां से जाते ही स्वाति नीलिमा का माथा छूकर देखती है तो अभी भी नीलिमा का बदन आग सा तप रहा था और वो अभी भी बुखार की वजह से गहरी नींद में होती है, जिससे उसे अभी बिल्कुल भी होश नहीं होता है। फीवर तो काफी तेज है माँ, मुझे लगता है पानी की पट्टी रखनी होगी, उससे शायद फीवर कम हो जाए, स्वाति नीलिमा की फिक्र करते हुए बोली। हम रुक, मैं अभी मेड से बोलती हूँ, वो अभी ठंडा पानी और रुमाल लेकर आ जाएगी। इतना बोलकर दादी वहां से बाहर निकल जाती है और स्वाति वहीं पर बैठी परेशान हो रही होती है। कुछ ही देर में एक मेड बर्फ वाला ठंडा पानी और पट्टी लाकर देती है, जिसे लेकर स्वाति नीलिमा के माथे पर रख देती है। बाहर घर की डोर बेल बजती है, जिसकी आवाज़ सुनकर मेड जाकर डोर खोलते ही बोली, जी आप कौन? किससे मिलना है आप दोनों को? तुम इस घर की नौकरानी हो ना? दरवाजे पर खड़ी सिया उस नौकरानी पर तंज कसते हुए बोली। जी मैडम, वह नौकरानी अपने ही कुछ देर पहले के रूड बर्ताव को अब याद कर सर झुकाकर बोली, क्योंकि उसने काफी क्या घमंड के साथ ही बाहर खड़े सिया और नील से बात की थी। ठीक है, अब जाओ और जाकर बोलो अपनी मैडम को हम नीलू से मिलने आए हैं, सिया उस नौकरानी को घूरते हुए बोली। नीलू कौन नीलू मैडम? वो नौकरानी कंफ्यूज होकर बोली। नीलिमा, यू बोलते हुए ही सिया रुक जाती है क्योंकि नील उसके कंधे पर अपना एक हाथ जो रख देता है। तभी नीलिमा के रूम से बाहर निकली स्वाति की नज़र जब डोर पर जाती है तो नील को वहां पर देखकर उनकी आंखें हैरान हो जाती हैं, मगर कुछ सोचकर उनकी आंखों में चमक भी आ जाती है। अरे नील, सिया, तुम दोनों यहाँ पर? स्वाति उन दोनों को देखकर बोली। हमें नीलू से मिलना है, क्या हम उससे मिल सकते हैं? नील काफी शांत लहजे में बोला। तुम दोनों अंदर आओ, वहां पर क्यों खड़े हो? स्वाति दोनों से बोली और उन्हें बैठने के लिए बोलती हैं। आंटी प्लीज ये फॉर्मेलिटी मत कीजिए और ये बताइए नीलू कहाँ पर है? हमें हमारी दोस्त से मिलना है, सिया मिसेस सिंघानिया को देखकर अपना मुंह बनाते हुए बोली।
ठीक है, तुम दोनों उससे मिल लो। इतना बोल वह नीलिमा का रूम बता देती है और खुद अपनी आंखों को बंद कर अपने आप से बातें करते हुए बोली, आज तक इस परिवार में कभी भी किसी का डाइवोर्स नहीं हुआ है, ना ही कभी किसी ने लेने की कोशिश की है, मगर ऐसा लगता है जैसे बहुत जल्दी ही इस घर में और परिवार में पहली बार तलाक होगा। इतना सोचकर ही वह उदास हो जाती है। नील और सिया दोनों जैसे ही नीलिमा के रूम में आते हैं, ठीक वैसे ही दोनों की नज़र बेड पर सो रही नीलिमा पर पड़ती है, जिसे देखकर है नील के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। तो सिया जल्दी से बेड के पास जाकर बैठ जाती है और जोर से नीलिमा के कान के पास अपने होठों को ले जाकर चिल्लाई, हैप्पी बर्थडे टू यू माई लव। सिया के ऐसे चिल्लाने पर भी नीलिमा जागती नहीं है। ये देखकर सिया एकदम से हैरान हो जाती है और नील भी हैरान सा नीलिमा के मुरझाए हुए चेहरे को देखने लगता है, जिसे वैसे देखकर नील धीरे से नीलिमा के बगल में ही बैठ जाता है और प्यार से नीलिमा के सर पर अपना एक हाथ रख अपनी धीमी सी लो वॉइस में बोला, हैप्पी बर्थडे दोस्त। जैसे ही नील के सॉफ्ट हाथ नीलिमा के माथे को छूते हैं, ठीक वैसे ही नीलिमा की आंखें धीमे से खुल जाती हैं और आंखें खुलते हैं नीलिमा के आगे नील का मुस्कुराता हुआ चेहरा आता है, जिसे देखते ही नीलिमा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो बस अपनी कमजोर और मासूम सी नजरों से नील को है देखने लगती है। नील भी प्यार से नीलिमा को निहार रहा था और एक दूसरे को देखते हुए ही दोनों के होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। सिया वहीं पर खड़ी उन दोनों को देख रही थी। तुम यहाँ पर कैसे? नीलिमा कमजोर सी आवाज में बोली और उठने की कोशिश करती है तो नील उसकी मदद करता है और उसे बेड से टिकाकर बिठाते हुए ही बोला, ये तुम्हारे लिए नीलू। इतना बोल वह एक बॉक्स नीलिमा के आगे कर देता है। मैं ये नहीं ले सकती, नीलिमा कमजोर सी आवाज में ही बोली। ये एक दोस्त की तरफ से दूसरी दोस्त को गिफ्ट है, नीलू रख ले, दोस्तों को मना नहीं करते। इतना बोलकर नील ध्यान से नीलिमा को देखने लगता है, मगर नीलिमा की हालत देखकर नील का दिल दर्द से भर जाता है और वो वैसे ही नीलिमा को देखकर काफी भारी गले के साथ ही बोला, क्या तू इस रिश्ते में खुश है नीलू? ये बोलते हुए नील ही आवाज में काफी गहरा दर्द छुपा हुआ था, जिसे नीलिमा साफ महसूस कर सकती थी। तुम्हें क्या लगता है? नीलिमा सवाल के बदले खुद है सवाल कर बोली। ये मेरी बातों का जवाब नहीं है। नील अपनी आंखों में आई नमी को साफ कर बोला, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपना ध्यान रखो, नीलिमा कमजोर आवाज में ही बोली। ये क्या? मैंने इतनी जोर से चीखी, मेरी किसी ने नहीं सुना, मगर नील ने हाथ रखा और तूने आंखें खोल दी। सिया मुंह बनाकर बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। नीलिमा मुस्कुराते हुए बोली और अपनी बाहें खोल देती है, जिसे देखकर सिया झट से नीलिमा के गले लग उसे टाइट हककर धीमी आवाज में बोली, बहुत जल्दी मैं तेरे पास रहने आने वाली हूँ और एक बार मैं यहाँ आ जाऊँ, उसके बाद मैं सबकी अच्छे से क्लास ले लूंगी, फिर देखती मैं कौन तुझे सता रहा है। सिया की बात सुनकर नीलिमा हैरान होकर उसे खुद से दूर कर देखने लगती है। 69 क्या सच में अंश इंडिया आ गया? नेहा किसी से कॉल में बात करते हुए बोली, हाँ पक्का, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी, वो इंडिया आ चुका है और वो सीधे अपने ऑफिस गया है। शायद उसे कोई काम होगा और मुझे लगता है यही सही मौका है तुझे अंश के घर में और उसकी जिंदगी में घुसने का। तू मौका देख और सही मौका मिलते ही अंश के घर में जा और उसके घर से होते हुए ही उसके दिल तक चली जाना। दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज आती है, यार तूने सच में काफी बड़ी खबर दी है मुझे, थैंक यू। चल अब मुझे सोचने दे, मुझे करना क्या है? नेहा अपनी दोस्त से बोली और कॉल कट कर कुछ सोचने लगती है और सोचते हुए ही उसके होठों पर शैतानी चमक आ जाती है। दूसरी तरफ अंश इंडिया आ चुका था और इंडिया आते ही वो सबसे पहले अपने ऑफिस आया था। अंश अपने केबिन से अटैच रूम में तैयार होते हुए ही खुद से बातें करते हुए बोला, आज मैं तुमसे अपने दिल की बात बता दूंगा बीबी, और अपने किए हर बुरे काम की माफी मानकर आज से तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करूंगा और तुम्हें अब से हमेशा खुश रखूंगा और हम दोनों साथ में खुशी से रहेंगे। अंश खुद से ही बातें करते हुए बोला और एक नज़र वो खिड़की सी बाहर की तरफ देखता है, जहां पर रात का अंधेरा अपने चरम में था, जिसे देखकर अंश अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है, जिस पर एक डायमंड की रिंग होती है, जो पिंक डायमंड से बनी थी, जो दुनिया की बेशकीमती हीरो में से एक सी बनाई गई थी। अंश उस रिंग को देखकर खुश होते हुए बोला, आज मैं सच में पूरे दिल से तुमसे माफ़ी मांगकर अपनी पत्नी बना लूंगा और जो कुछ भी मैंने किया उन सब के लिए मैं माफ़ी भी मांग लूंगा, मगर सिर्फ माफ़ी काफ़ी नहीं होगी, इसलिए तुम जो भी सज़ा दोगी मुझे तुम्हारी सारी सज़ा मंजूर होगी और मैं खुशी खुशी उन सभी सज़ा को मान भी लूंगा।
मगर अब और तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होगी। मुझे बहुत प्यार करने लगा हूँ तुमसे बीबी, और मेरा प्यार हर बढ़ते हुए दिन के साथ बढ़ते जा रहा है तुम्हारे लिए। इन 1 महीने की दूरी ने मुझे बता दिया तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो और कितनी जरूरी हो। ये बोलते हुए ही उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है और वो उस रिंग को अपने पॉकेट में वापस रखकर उस रूम से बाहर निकलकर केबिन से बाहर जाने को होता है कि तभी उसे कुछ याद आ जाता है, जिसे याद कर वो अपने टेबल के पास जाता है और ड्रोज को खोलकर नीलिमा की फाइल निकाल लेता है जिसे पढ़ने से पहले ही उसने रख दिया था। इस फाइल को पढ़ना तो मैं भूल ही गया था, पर कोई बात नहीं, घर जाते हुए मैं इस फाइल को पढ़ लूंगा। इतना बोलकर अंश उस फाइल को अपने हाथ में पकड़े ही केबिन से बाहर निकल जाता है। अंश कार में बैठा उस फाइल को निहार रहा था और उसकी गाड़ी घर के लिए निकल चुकी थी। अंश काफी देर तक उस फाइल को देखने के बाद आखिर में उसे खोलकर पढ़ना शुरू कर देता है। नीलिमा अपने हाथ में पकड़े बॉक्स को देख रही थी जिसके अंदर मोबाइल फोन था जिसे नील ने उसे गिफ्ट किया था। उस मोबाइल को देखकर नीलिमा की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपनी नम आंखों के साथ ही उस मोबाइल फोन को देखे जा रही थी। कुछ देर उस मोबाइल को देखने के बाद नीलिमा उस मोबाइल को बॉक्स से बाहर निकाल बैग पर ही एक तरफ रख देती है और दूसरा बॉक्स देखती है जिसे सिया ने दी थी। सिया का दिया हुआ गिफ्ट देखकर भी नीलिमा की आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। सिया ने उसे एक बैंक पासबुक के साथ ही कार्ड भी दी थी जिसे देखकर ही साफ पता चल रहा था उस कार्ड में काफी सारे पैसे भी होंगे। उन दोनों के उस गिफ्ट को देखकर नीलिमा के होठों पर ना चाहते हुए भी मुस्कान आ जाती है और वह खुद से ही बातें करते हुए बोली, सारी दुनिया भूल सकती है मगर तुम दोनों कभी नहीं भूलते मेरा जन्मदिन, ना ही मुझे गिफ्ट देना भूलते हो। तुम दोनों सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। इतना बोलकर नीलिमा शांत हो जाती है और बाथरूम में चली जाती है कोल्ड शावर लेने, क्योंकि उसे शावर की काफी जरूरत थी। उसने कल से नहाई नहीं थी और आज सारा दिन बुखार में होने की वजह से भी उसे काफी गंदा और पसीने की वजह से चिपचिप लग रहा था। नीलिमा शावर लेने बाथरूम में जाती है और अंश की कार बाहर आकर रुकती है, मगर जैसे ही अंश कार से बाहर निकलता है ठीक वैसे ही उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं और उसकी उन आंखों में आंसू के साथ गुस्सा भी होता है। अंश घर में आता है तो सारे घर में धीमी रोशनी मिलती है क्योंकि सारे घर वाले सो चुके थे और रात भी काफी ज्यादा हो गई थी। अंश सीधे अपने कमरे में जाता है और कमरे में आते ही उसकी नजरें चारों तरफ फिर नीलिमा को ढूंढने लगती हैं, मगर उसे कहीं पर भी नीलिमा नहीं दिखती है, जिस वजह से वो गुस्से में है अपने हाथ की मुट्ठी भींच लेता है। ठीक तभी बाथरूम का डोर खुलता है और नीलिमा बाथ टॉवेल लपेटे बाहर निकलती हैं। डोर की आवाज से अंश की नजर नीलिमा पर पड़ती है तो नीलिमा भी हैरानी, खुशी, दुख, काफी सारे मिक्स्ड इमोशन लिए हुए ही अंश को देख रही होती हैं, जो खुद भी नीलिमा देख रहा था। दोनों की नजरें एक दूसरे की नजरों से टकराती है। आज पूरे 30 दिन बाद ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और एक दूसरे को देखते हुए ही दोनों के अंदर काफी सारे भाव आ और जा रहे थे। नीलिमा भागते हुए अंश के पास आती है और जल्दी से उसके सीने से लगे टाइट हक कर अपनी भारी सी कमजोर आवाज में बोली, आप आ गए अंश जी, आप वापस आ गए। इतना बोलकर वो रोने लगती है, मगर ठीक तभी अंश नीलिमा को खुद से दूर धकेल देता है, जिसकी इस हरकत से नीलिमा खुद को संभाल नहीं पाती है और जाकर जमीन पर गिर पड़ती है। 70 अंश को देखकर नीलिमा खुद को संभाल नहीं पाती है और दौड़कर अंश के पास जाकर उसके सीने से लग जाती है और उसे काफी टाइट हक कर अपनी भारी सी आवाज में रोते हुए ही बोली, कहाँ चले गए थे आप अंश जी? आपको पता भी है इन 1 महीने में हमने आपको कितना ज्यादा याद किया। आप ऐसे कैसे हमें अकेला छोड़कर जा सकते हो? क्या हमने कोई गलती की थी या हमसे कुछ हुआ था जिसलिए आप हमें ऐसे छोड़कर चले गए थे? बोलिए ना अंश जी, आप ऐसे चुप क्यों हो? नीलिमा रोते हुए है बोली। इतने दिनों बाद अपने प्यार को अपनी बाहों में देखकर अंश को काफी ज्यादा सुकून मिल रहा होता है और उसका मन करता है वो अभी नीलिमा को अपनी बाहों में भरकर जी भरकर प्यार करे, उसे अपने दिल का सारा हाल बता दे, किस तरह से उसने भी ये 1 महीने कितना ज्यादा नीलिमा को याद किया है। मगर उसकी आंखों के आगे बार बार नीलिमा की फाइल आ रही थी, जिस पर उसके मायना होने की वजह से अंश को खुद पर काफी गुस्सा आ रहा था। साथ ही नीलिमा पर भी बेहद गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से वो किसी तरह से अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करता है, मगर जब उससे गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पाता तब वो नीलिमा को खुद से दूर धकेल देता है, जिसके ऐसा करते ही नीलिमा खुद को संभाल नहीं पाती है और लखा कर जमीन पर गिर जाती है।
ये सब कुछ इतनी जल्दी में होता है कि नीलिमा को कुछ समझ ही नहीं आता है, और जब समझ आता है वो खुद को जमीन पर पाती है। खुद को इस तरह से जमीन पर देखकर नीलिमा आंसुओं से भीगी नजरों के साथ ही अंश को देख रही होती है, जैसे बोलना चाहती हो उसने गलती क्या की है जो उसे इस तरह से सजा मिल रही है। बिना किसी बात के नीलिमा ये सब सोच ही रही थी, उतने में ही उसके कानों में बेहद गुस्से से भरी अंश की आवाज पड़ती है, जो चिल्लाते हुए ही बोला, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? बोलो नीलिमा, क्यों तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? क्यों नहीं बताई तुमने मुझे? तुम शादी से पहले माइनर थी। बोलो नीलिमा, चुप क्यों हो? जवाब दो मुझे, क्यों तुमने इतना बड़ा झूठ बोला? क्यों तुमने मुझसे अपनी उम्र छुपाई? क्यों तुमने मुझसे शादी करते समय नहीं बोला तुम माइनर हो? तुम नहीं कर सकती शादी, एक बार बोल तो सकती थी, एक बार बता तो सकती थी। तब नहीं बता पाई तो बाद में बता सकती थी, जब मेरे करीब आने की जिद कर सकती थी, मुझे खुद पर सह सकती थी, तो ये भी तो बता सकती थी तुम उम्र में मुझसे काफ़ी ज़्यादा छोटी हो। क्यों छुपाई मुझसे इतनी बड़ी बात? क्यों नहीं बताई मुझे सच? अंश पागल सा चिल्ला रहा था, और नीलिमा अंश का ये रूप देखकर बुरी तरह से डर रही थी। उसे आज अंश से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, और डर के कारण उसका सारा बदन कांपने लगता है। एसी में भी नीलिमा के सर से पसीना बहने लगता है। अंश जी, नीलिमा डरते हुए ही बस इतना ही बोली। अंश नीलिमा की तरफ देख रहा था और उसे खुद पर और नीलिमा दोनों पर ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो वैसे ही गुस्से में जमीन पर बैठी नीलिमा को देखता है। बात मत करो मुझसे, मुझे ना ही तुम्हारी कोई बात सुननी है, ना ही तुम्हारी शकल देखनी है। तुमने मुझे धोखे में रखा और मैं अब फिर से किसी धोखे में नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है नीलिमा, सब कुछ खत्म हो चुका है। जैसे ही नीलिमा अंश की इस बात को सुनती है, ठीक वैसे ही उसे अपने सीने में काफ़ी तेज दर्द होता है, और दर्द के कारण उसकी आंखों के आंसू और तेजी से बहने लगते हैं। वो रोते हुए ही अपनी नज़रों को उठाकर अंश की आंखों में देखती है, और खुद के लिए इतनी नाराज़गी देखकर नीलिमा बुरी तरह से टूट जाती है, और रोते हुए ही धीरे से उठकर खड़ी होती है और अंश के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। हम अब पूरे 18 के हो गए हैं अंश जी, आज हम पूरे 18 के हो गए हैं। अब तो हम मायना नहीं है, तो फिर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? आप क्यों हमारे साथ इतना बुरा बनकर रहते हो? गलती क्या है हमारी, हमें बताइए तो सही। हमने कभी भी आपसे या किसी और से अपनी उम्र नहीं छुपाई। दी ने आपसे कहा हम 20 साल के हैं, आपने मान लिया। हमने कभी भी आपसे नहीं कहा हम 20 के हैं या 18 के। हमने कभी भी कुछ भी झूठ नहीं बोला, ना है कुछ छुपाया। तो फिर आप हमें किस बात की सजा दे रहे हो? आखिर गलती क्या है हमारी, और कितना दुख सहना होगा हमें? क्यों आप हमें पसंद नहीं करते? क्यों आप हमें प्यार नहीं करते? क्यों आप हमारे साथ प्यार से नहीं रहते? आखिर क्या गलती है हमारी? नीलिमा जोरों से रोते हुए बोली। गलती तुम्हारी नहीं, सारी गलती मेरी ही है, जो मैंने बिना कुछ सोचे समझे इतनी छोटी सी लड़की से शादी कर ली। सारी गलती मेरी है नीलिमा, और जब गलती मेरी है तो उसे सुधारनेगा भी मैं ही। तुम्हें तो आदत है ना दुखों को सहने की, तो एक गम मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट में मैं तुम्हें देता हूँ, और वो गिफ्ट है मुझसे आज़ादी। मैं तुम्हें खुद से और इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ नीलिमा। आज मैं तुम्हें पूरी तरह से इस रिश्ते से आज़ादी देता हूँ। तुम जहाँ चाहो वहाँ जाओ, जिसके चाहे उसके साथ रहो। अंश करवाहट भरी मुस्कान लिए बोला। मगर नीलिमा तो अंश की इस बात को सुनकर जम सी जाती है, और उसका दिल बेहिसाब दर्द से भर जाता है। वो खुद को और संभाल नहीं पाती है, और अंश के सीने से लगकर ही बुरी तरह से रो पड़ती है। हमारे साथ ऐसा मत कीजिए अंश जी, आप हमें ऐसे मत छोड़िए, हम नहीं रह पाएंगे आपसे दूर जाकर। हमें खुद से दूर मत करिए, चाहे तो सजा दे दीजिए, मगर ऐसे इतना बड़ा दर्द मत दीजिए जिसे हम बर्दाश्त ही ना कर पाए। नीलिमा काफ़ी जोरों से रोते हुए बोली। नीलिमा को ऐसे रोते देखकर अंश का मन करता है वो अभी नीलिमा को अपनी बाहों में भर ले और उसे शांत करवाए, मगर वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है, बल्कि वो तो इन सबसे उलट नीलिमा को खुद से दूर कर कमरे से बाहर जाने लगता है। जिसे ऐसे बाहर जाते देखकर नीलिमा रोते हुए ही चिल्लाई, हम माँ बनने वाले हैं अंश जी, हमारे अंदर आपका ही अंश पल रहा है। जैसे ही नीलिमा इस बात को बोलती है, अंश के बाहर जा रहे कदम अपने आप ही रुक जाते हैं, और उसकी आंखें हैरानी से फेल सी जाती है। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही लिखी हुई है। अब आगे के भाग सिर्फ 5 मिनट के डेली मिलेंगे। समझदार इंसान ये ना बोले 1 घंटे 3 घंटे की डाले, जो बेवकूफ़ होगा वही ये बोलेगा।